अपने डेस्क पर बैठी 29 साल की वेब डिजाइनर यून सी यून पिछले 3 साल की अपनी मेहनत के बारे में सोच रही है। इतने साल काम करने के बाद अब जाकर उसे छुट्टी मिली है और उसकी टीम लीडर बड़े मजे लेकर पूछ रही है कि उसका प्लान क्या है। सीयून बताती है कि वो एक शांत बगीचे में सुकून से अपनी छुट्टी बिताने जा रही है, पर उसके बॉस को ये प्लान थोड़ा बोरिंग लगता है। वो मजाक में पूछती है कि क्या वहां कोई हैंडसम और मस्कुलर लड़का मिलने वाला है। सीयून हंसती है और बोलती है कि ऐसे सपने देखना ही ठीक है। जाते वक्त टीम लीडर उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स देती है और कहती है कि ये उसकी इतने सालों की मेहनत का इनाम है। बॉस की विशेस लेकर सीयून निकल पड़ती है अपने भारी सूटकेस को घसीटते हुए। वो खुद से कहती है कि उसे किसी एडवेंचर की जरूरत नहीं है, बस शांति से रहना, अच्छा खाना और सोना ही उसका मकसद है। वो एक प्यारी सी जगह पहुंचती है जहां 9 साल पहले उसकी पड़ोसन मीजा आंटी शिफ्ट हुई थी। सीयून को मीजा आंटी का छोटा बेटा याद आता है, जो हमेशा उसके पीछे पीछे घुमा करता था। वो सोचती है कि वो नाक बहने वाला बच्चा अब कैसा दिखता होगा। सीयून घर के पास पहुंचकर सोचती है कि वो लड़का तो अब तक शहर चला गया होगा। वो गेट से अंदर देखती है तो उसे एक मस्कुलर शर्टलेस मर्द की पीठ दिखाई देती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बड़ा भाई डोंगबुक तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इससे पहले कि सीयून मीजा आंटी को आवाज देती, वो मर्द उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मीजा आंटी वहां आ जाती है और बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है। सीयून वहां खड़ी बस कंफ्यूज रह जाती है। सीयून उस मर्द को ध्यान से देखती है और हैरानी में पूछती है कि क्या तुम जो जुंगवुक हो। बस ये सुनते ही जो जुंगवुक एकदम नर्वस हो जाता है और तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है। वो बिना शर्ट के होने की वजह से काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है और नजरें चुराकर सीयून को अंदर आने के लिए कहता है। सीयून भी इस अजीब रियूनियन को देखकर काफी कंफ्यूज्ड है। थोड़ी देर बाद मीजा आंटी और अंकल पिलसुंग बड़े प्यार से सीयून का स्वागत करते हैं। वो उससे पूरे 10 साल बाद मिलकर बहुत खुश हैं। सीयून सफर की वजह से काफी थकी हुई है, इसलिए मीजा आंटी उसे रेस्ट करने और अपना सामान सेट करने के लिए एक कमरे में ले जाती हैं। अकेले होते ही सीयून चैन की सांस लेती है। शहर से दूर इस शांति को देखकर उसे लगता है कि उसने यहां आकर सही फैसला किया। अब वो अपनी हीलिंग ट्रिप शुरू करने के लिए अपना सूटकेस खोलती है। तभी उसे टीम लीडर का दिया हुआ वो मिस्टीरियस गिफ्ट मिलता है, जो कि एक अजीब सा पर्पल कलर का रिलैक्सेशन डिवाइस यानी एक वाइब्रेटर है। सीयून थोड़ा हंसती है और सोचती है कि उसने ये पैक ही क्यों किया। तभी अचानक दरवाजे से एक आवाज आती है और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। उसके हाथ में अभी भी वो अजीब गैजेट है। जोंगबुक दरवाजे पर खड़ा उसे बताने आया था कि मॉम ने उसके लिए नहाने का पानी निकाल दिया है, पर जैसे ही उसकी नजर सीयून के हाथ पर पड़ती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल सीयून की जोर से चीखने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। बाथटब में बैठी सीयून शर्म से पानी पानी हो रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि 10 साल बाद जंगवुक से मिलने का यह सबसे घटिया और ऑकवर्ड तरीका था। उसने घरवालों से झूठ बोल दिया कि उसने कीड़ा देखकर चीखा था, पर असलियत तो वो जानती थी। उसे वो सीन बार बार याद आ रहा है कि कैसे जंगवुक वहां खड़ा था। उसके कंधे कितने ब्रॉड थे और मेहनत की वजह से उसकी बॉडी कितनी सही लग रही थी। वो इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को भुलाने की कोशिश कर रही है। तभी बाथरूम के बाहर जंगवुक भी एकदम फ्लस्टर्ड खड़ा है और बस बहाना बनाने के लिए हाथ में टॉवल लिए हुए हैं। साफ दिख रहा है कि इस इंसिडेंट का असर उस पर भी बहुत गहरा हुआ है। रात को जब सीयून की नींद खुलती है तो उसे प्यास लगती है। किचन की तरफ जाते वक्त उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज अंकल के घर्राटों की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ में है। सीयून को चिंता होती है और वो आवाज का पीछा करते हुए जंगवुक के कमरे तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कहीं वो बीमार तो नहीं, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जंगवुक वहां किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट में बिजी था। वो जोर जोर से सांसें लेते हुए सीयून का नाम ले रहा था। ये देखकर सीयून का दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है और शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। सीयून सुनती है कि वो दबी हुई आवाज में उसी का नाम ले रहा है। वो वहीं जम जाती है, न वहां से हट पा रही है और न ही दरवाजा बंद कर पा रही है। उसके लिए ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं सकती थी। अब ऑर्चर्ड में सुकून से छुट्टी बिताने का उसका सपना पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। एक ही छत के नीचे इतने ऑकवर्ड मोमेंट के बाद रहना नामुमकिन था। पर तभी पता नहीं सीयून को क्या सूझा और उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। वो हिम्मत जुटाकर उसके सामने आती है और जंगबुक से पूछती है कि क्या उसे उसकी हेल्प चाहिए।
ये सुनते ही जंगवुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हैरान था कि सियून ने इतनी बड़ी बात इतनी बोल्डनेस से कैसे कह दी। इससे पहले कि सियून अपने फैसले पर दोबारा सोचती, जंगवुक बिजली की रफ्तार से मूव करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से कमरे के अंदर खींच लेता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और अब दोनों कमरे में बंद हैं। अब नॉर्मल वेकेशन की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जंगवुक उसे दरवाजे से चिपका देता है और बहुत ही लो वॉइस में हेल्प मांगता है। सियून अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे बेड पर गिरा देता है। वो उसे याद दिलाता है कि हेल्प करने का ऑफर उसने ही दिया था। सिचुएशन की इंटेंसिटी को देखकर सियून घबराकर पूछती है कि आखिर करना क्या है? बिना कुछ बोले जंगवुक उसका हाथ पकड़ता है और उसे गाइड करने लगता है। उसका इरादा एकदम साफ था। सियून ने जो ऑफर दिया था वो अब एक्सेप्ट हो चुका था। जंगवुक की भारी आवाज उससे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सियून का दिमाग घूम रहा था। ये सब उसके लिए एकदम नया और बहुत ज्यादा इंटेंस था। माहौल तब और गर्म हो जाता है जब जंगवुक उसका पूरा नाम लेकर उसे बुलाता है। उसका कंट्रोल अब बिल्कुल खत्म हो रहा था। वो एक आखिरी बार सांस भरते हुए सियून को वार्न करता है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। उनका ये पल अब ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। सुकून वाली छुट्टियां अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी थीं। अचानक ये इंटेंस मोमेंट खत्म होता है और सियून वहीं हैरानी में बैठी रह जाती है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि अभी क्या हुआ। वो गुस्से में उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? पर जंगवुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना कहता है। जंगवुक कहता है कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है। जब सियून हैरानी से इसका मतलब पूछती है, तब वो सच्चाई बताता है कि उसने सियून को बाथरूम वाले इंसिडेंट के वक्त देख लिया था। वो साफ कर देता है कि उसे पता है सियून भी उसी के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर सियून के होश उड़ जाते हैं। उसकी सुकून वाली छुट्टियां अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। सियून वहीं फ्रीज हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जंगवुक ने सब कुछ सुन लिया था। वो बस उसकी तरफ उंगली उठाकर रह जाती है, पर जंगवुक एकदम काम है। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे अलावा किसी ने नहीं सुना, और उसे एक साफ शर्ट ऑफर करता है। सियून पैनिक हो जाती है क्योंकि उसने जंगवुक के स्लीपवेयर पहने हैं और नीचे कुछ भी नहीं है। उसे हेजिटेट करते देख जंगवुक एक बोल्ड ऑफर देता है कि वो उसे कपड़े बदलने में हेल्प कर सकता है। सियून चिल्लाते हुए मना कर देती है, पर सिचुएशन इतनी अजीब है कि वो अकेले कुछ कर भी नहीं पा रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद वो उसके इस अजीब प्लान के लिए मान जाती है। जंगवुक उसे धीरे से घुमाता है और उसकी कमर पर हाथ रखते ही सियून का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो कहता है कि अब वो उसकी शर्ट निकालने वाला है। जैसे ही शर्ट ऊपर होती है, सियून अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसकी क्लोजनेस से एकदम हैरान है। जंगवुक उसे आंखें बंद किए ही बाजू ऊपर करने को कहता है। वो शर्ट उतार कर नीचे फेंक देता है। माहौल इतना इंटेंस है कि सियून के मुंह से एक अजीब आवाज निकल जाती है। बिना देखे भी जंगवुक पर इसका असर साफ दिख रहा था। वो शर्म से लाल हो चुका था, पर आखिर में वो कंट्रोल नहीं कर पाता और अपना वादा तोड़ते हुए कहता है कि अब वो अपनी आंखें खोलने वाला है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, सियून शॉक हो जाती है। जंगवुक कहता है कि ये फेयर है क्योंकि तूने भी तो मुझे उस मोमेंट में देखा था। सियून खुद को कवर करने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। तभी पैनिक में सियून बिना सोचे समझे जंगवुक को मार देती है। जोंगवुक वहीं ढेर हो जाता है और सियून तुरंत वहां से भाग निकलती है। अगली सुबह सियून की हालत देखकर लग रहा है कि वो पूरी रात नहीं सोई। वो नॉर्मल बनने की कोशिश करती है, पर आंटी मी जाओ उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। आंटी नोटिस करती हैं कि सियून ने जोंगवुक की टी-शर्ट पहनी हुई है। सियून घबराकर झूठ बोलती है कि पानी गिर गया था, इसलिए जो मिला वो पहन लिया। तभी जोंगवुक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे डर के मारे झटका लगता है। सियून तुरंत वहां से निकलने के लिए शावर का बहाना बनाती है। आंटी उसे तैयार होकर ऑर्चर्ड यानी बगीचे में काम पर आने को कहती हैं। सियून अब फैसला करती है कि वो अपनी सारी परेशानी काम में निकाल देगी। सियून अब पूरे जोश के साथ बगीचे में काम करने निकल पड़ती है। उसे लगता है कि एप्पल तोड़ने से उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। वो अपनी आंटी को ढूंढने के लिए दरवाजा खोलती है, पर सामने जंगवुक को खड़ा देखकर वहीं जम जाती है। जंगवुक वहां से जाने लगता है, पर जैसे ही सियून निकलने की कोशिश करती है, वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर रास्ता रोक लेता है। वो बड़े रौब से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सियून फंसी हुई महसूस करती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। सियून घबराकर आंटी के बारे में पूछती है और याद दिलाती है कि उन्हें साथ में काम करना था। तब जंगवुक बताता है कि आंटी और अंकल किसी काम से शहर गए हैं और वो डिनर से पहले नहीं आएंगे। उन्होंने सियून को काम सिखाने की जिम्मेदारी जंगवुक को दी है।
अब सीयून को समझ आता है कि वो पूरे दिन उसके साथ अकेली फंसी हुई है। अभी वो दिमागी तौर पर तैयार भी नहीं थी कि जंगवुक अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। सीयून डरकर पीछे हटती है कि अब ये क्या करने वाला है, पर जंगवुक बस इतना कहता है कि तुम्हारे जूते की लेस खुली हुई है। सीयून वहीं खड़ी उसे देखती रह जाती है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो जंगवुक के जूते की लेस बांधा करती थी, क्योंकि उसे नहीं आता था। पर आज वक्त बदल चुका था। जंगवुक लेस बांधकर वहां से निकल जाता है और जाते जाते बड़े कूल अंदाज में पूछता है कि अब कहाँ जाने का इरादा है। सीयून एकदम फ्लस्टर्ड हो जाती है। जब वो इक्विपमेंट के बारे में पूछती है तो जंगवुक बस इतना कहता है कि सब वहां मिल जाएगा। ऑर्चर्ड पहुंचकर सीयोन वहां के बड़े बड़े पेड़ देखकर हैरान है, पर जंगवुक उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। सुबह तक जो लड़का उसके पीछे था अब वो अजनबी बन गया है। सीयोन को लगता है कि शायद ये उसके लिए अच्छा ही है। अगर वो अजनबी बनकर रहेगा तो पिछली रात वाला हादसा दोबारा नहीं होगा। वो सब कुछ एक बुरा सपना समझकर भूलने का फैसला करती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है, जंगवुक उसका नाम लेकर उसे रोक लेता है। उसकी इंटेंस नजरें देखकर सीयोन को फिर से वही एम्बैरेसिंग यादें आने लगती हैं। तभी जंगवुक एक ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछता है जिसे सुनकर सीयोन के होश उड़ जाते हैं। वो उस अजीब पर्पल गैजेट के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि कल रात उससे अलग होने के बाद सीयोन ने उसका क्या किया। सीयोन को लगता है कि कल जो उसने जंगवुक को मारा था, शायद उससे उसके दिमाग का कोई पेच ढीला हो गया है। वो हक बकाते हुए पूछती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, पर जंगवुक रुकता नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़कर सीयोन को पेड़ से चिपका देता है और एकदम बेशर्मी से पूछता है कि क्या तुमने वो स्पेशल आइटम यूज किया और क्या उस वक्त तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल था। सीयून वहां फंसी बस उसे देखती रह जाती है। जब वो और पास आता है तो सीयून का दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। सीयून को लगता है कि ये एकदम नाइंसाफी है। वो इतना पर्सनल सवाल इतनी गहरी नजरों के साथ कैसे पूछ सकता है। ऊपर से इस वक्त वो होश में है, कल रात की तरह नहीं। सीयून सोचती है कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई इतने पास होने की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो बस फ्लस्टर्ड होकर उसे देखती रह जाती है। सीयून डरकर सफाई देने लगती है कि वो अजीब चीज लाना बस एक एक्सीडेंट था, पर जंगवुक का ध्यान उस आइटम पर है ही नहीं। सीयून बात घुमाने के लिए कल रात का जिक्र करती है। वो गुस्से में याद दिलाती है कि मैंने सिर्फ शर्ट उतारने को कहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो पूछती है कि तुमने वो सब क्यों किया। जंगवुक थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब देने के लिए सीयून तैयार नहीं थी। वो धीरे से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बुरा लगा। सीयून का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो उसकी डायरेक्टनेस से इतनी घबरा गई है कि जवाब नहीं दे पा रही। जंगवुक वही सवाल फिर से दोहराता है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। शर्म के मारे सीयून नजरें चुरा लेती है और दबी आवाज में मानती है कि उसे बुरा नहीं लगा था। ये सुनकर जंगवुक के गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। वो कहता है कि ये जानकर अच्छा लगा। फिर वो दोनों के बीच की दूरी खत्म करते हुए धीरे से उसकी शर्ट को टच करता है और एडमिट करता है कि उसे भी वो बहुत पसंद आया था। सीयून अब ख्यालों में खोई हुई है। जंगवुक का वो कन्फेशन उसके दिमाग में बार बार घूम रहा है। उसे कल वाला किस याद आता है जो इतना पावरफुल था कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। वो पेड़ से टिककर एक ठंडी सांस लेती है और खुद से एडमिट करती है कि वो फिर से जंगवुक को अपने इतने पास चाहती है। इसी गर्मी और फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी शर्ट थोड़ी ऊपर उठाती है ताकि थोड़ी हवा लग सके। तभी अचानक जंगवुक वहां आ जाता है और ये नज़ारा देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो तेजी से उसके पास आता है और अपना हाथ सीयून की तरफ बढ़ाता है। वो कहता है कि तुमने काफी नए नए तरीके सीख लिए हैं। उसके टच से सीयून की पूरी बॉडी में करंट सा लौट जाता है। सीयून दबी आवाज में उसे रुकने को कहती है, पर जंगवुक अब रुकने वाला नहीं था। वो उसे पेड़ से चिपकाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। उसका इरादा अब एकदम साफ था। जंगवुक ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ है और तभी सीयून अचानक एक बहुत बड़ी डिमांड कर देती है। जंगवुक पहले हैरान होता है, पर फिर स्माइल करते हुए उसे याद दिलाता है कि ये सब तुम ही चाहती थीं। शर्म के मारे सीयून मुंह फेर लेती है, पर वो धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है। सीयून बस इतना कहती है कि जो भी करना है जल्दी करो और खुद को उसके हवाले कर देती है। ऑर्चर्ड के पेड़ों के नीचे उनका ये सीक्रेट रोमांस और गहरा हो जाता है। जंगवुक उसके कान में कहता है कि ये बोल्ड डिमांड तो बस शुरुआत है। माहौल इतना इंटेंस हो जाता है कि सीयून खुद को एकदम कमजोर महसूस करती है। वो बात बदलने के लिए कहती है कि हमें एप्पल तोड़ने चाहिए, पर जंगवुक मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें यहां सिर्फ काम के लिए लाया हूं। सीयून का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब उसे समझ आता है कि ये सब जंगवुक का प्लान था और सब उसके कंट्रोल में है। तभी अचानक सीयून की आंख खुलती है। वो काफी घबराई हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है।
जैसे ही वो बैठती है उसे एक झटका लगता है, क्योंकि ये उसका कमरा नहीं था बल्कि जंगवुक का कमरा था। उसे बस इतना याद है कि वो यानी बगीचे वाली सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। पेड़ के नीचे जो भी हुआ वो सब दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। ये सब सोचकर वो शर्म से लाल हो जाती है और कंबल को कसकर पकड़ लेती है। तभी दरवाजा खुलता है और जंगवुक अंदर आता है, जिसे देखकर सियून उछल पड़ती है। जंगवुक बेड के पास आकर पूछता है कि क्या तुम जाग गई हो। सियून शर्म के मारे कंबल में मुंह छुपा लेती है और दबी आवाज में हाँ कहती है। तभी जंगवुक उसे याद दिलाता है कि ऑर्चर्ड में माहौल इतना इंटेंस हो गया था कि सियून सही मौके पर बेहोश हो गई थी। ये सुनकर सियून का दिमाग फटने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसे टाइम पर बेहोश कैसे हो गई। अब उसे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले तो वो बेहोश हुई, फिर उसे समझ आता है कि जंगवुक उसे उठाकर कमरे तक लाया होगा और उसके कपड़े भी बदले होंगे। वो शर्म से जमीन में घसना चाहती थी, पर तभी जंगवुक एक बड़ा धमाका करता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब उसकी इनएक्सपीरियंस यानी तजुर्बे की कमी की वजह से हुआ। जंगवुक एडमिट करता है कि ये उसके लिए भी पहली बार था। सियून हैरानी से उसे देखती रह जाती है। उसके सामने जो कूल और कॉन्फिडेंट मर्द खड़ा था, उसका वो इमेज एकदम टूट जाता है। सियून धीरे से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था। उसे ये बात एकदम अजीब लगती है, क्योंकि स्कूल में तो जंगबुक के पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। पर जब जंगबुक शर्म से अपनी गर्दन खुजाते हुए नजरें चुराता है तो सियून को सच्चाई समझ आ जाती है। जंगबुक ने जो सालों से अपना कूल स्वैग बनाए रखा था, वो अब सियून के सामने खत्म हो चुका था। जंगबुक बाजी पलट देते हुए कहता है कि सियून तुम तो काफी स्किल्ड हो, बल्कि मैं ही थोड़ा कच्चा हूं। ये सुनकर सियून का चेहरा लाल हो जाता है और वो झटके से बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि जंगबुक ने अभी जो कहा वो उससे बिल्कुल उल्टा था। जंगबुक मानता है कि वो सिर्फ नर्वस होने की वजह से झूठ बोल रहा था। जंगबुक धीरे से उस अजीब गिफ्ट के बारे में पूछता है और एडमिट करता है कि उसे लगा था सियून अपनी इनएक्सपीरियंस को लेकर झूठ बोल रही है। सियून अपना मुंह हाथों से छुपा लेती है और बताती है कि वो तो बस एक मजाकिया गिफ्ट था जो उसकी टीम लीडर ने दिया था। जब सियून पूछती है कि क्या वो सच में उसका पहला था, तो जंगवुक थोड़ा हैरान होने के साथ साथ खुश भी दिखता है। सियून पूछती है कि तुम्हें इस बात की इतनी खुशी क्यों है। तब जंगवुक नजरें चुराकर एक बड़ा कन्फेशन करता है। वो कहता है कि वो सियून को बचपन से पसंद करता है, जब वो पड़ोस में रहते थे तब से। ये सुनकर सियून एकदम सुन्न हो जाती है। वो लड़का जो हमेशा दूर और अजनबी बना रहता था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। जंगबुक बताता है कि उसने हमेशा उसे पसंद किया, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो उसका पहला बनेगा। सियून बात को खत्म करने के लिए कहती है कि वो सब तो बस गर्मी और गलतफहमी की वजह से हो गया था, पर जंगबुक ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। सियून की बातें सुनकर जंगवुक का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाने लगता है। वो धीरे से पूछता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? मुझे लगा तुम भी वैसा ही फील करती हो। सियून पैनिक हो जाती है और तुरंत साफ करती है कि ऐसा नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं करती, बस उसे उसकी फीलिंग्स का पता नहीं था। पर जंगवुक उसे बचने का कोई मौका नहीं देता। वो उसे दीवार से चिपका देता है और एकदम सीरियस होकर पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो? जंगवुक की पकड़ मजबूत हो जाती है और वो कन्फेस करता है कि उन 9 सालों में जब वो दूर थे, तब सिर्फ सियून का ख्याल ही उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। और अब जब वो उसके सामने है तो वो खुद को एक पल के लिए भी नहीं रोक सकता। वो उसके बहाने को चैलेंज करता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब सिर्फ उस माहौल की वजह से हुआ? सियोन का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो उसका नाम लेकर उसे कसकर गले लगा लेता है और उसके सारे डाउट्स को एक गहरी किस के साथ खत्म कर देता है। सियोन को अब भी लग रहा है कि ये सब बस एक पल का नशा है, पर जंगवुक की इंटेंसिटी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। अभी उनका रोमांस और बढ़ता कि तभी कार के दरवाजे के बंद होने की जोर से आवाज आती है। बाहर से आवाज आती है, बच्चों हम आ गए। डोंगवुक और आंटी मीजान अचानक वहां पहुंच गए हैं। दोनों पैनिक में एकदम फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अजीब पोजीशन में पकड़े गए थे। सियून तुरंत जंगवुक को पूरे जोर से धक्का देती है और वहां से भागने लगती है। शर्म के मारे वो चिल्लाती है कि मैं जा रही हूं। जंगवुक वहीं जम जाता है और एक ठंडी सांस भरता है। वहां रखा हुआ खाना वैसे ही पड़ा था, जो उनके इस अधूरे पल की याद दिला रहा था। सियोन ऊपर भागते हुए डर रही है। उसे याद आ रहा है कि वो दोनों कितने पास थे और अगर कोई ना आता तो वो पूरी तरह सरेंडर कर देती। नीचे डोंगवुक और आंटी मीजा उनसे काम के बारे में पूछते हैं। तभी डोंगवुक एक राज खोलता है कि जोंगवुक ने ही उन्हें सुबह बाहर भेजा था ताकि वो सियोन को अकेले से खा सके। अब सियोन को समझ आता है कि ये सब जोंगवुक का सोचा समझा प्लान था। जोंगवुक बीमारी का बहाना बनाता है और कहता है कि वो सिर्फ दलिया खाएगा और अपने कमरे में चला जाएगा। सियोन भी वहां से निकलना चाहती है, पर डोंगवुक उसे जबरदस्ती चिकन और बियर पार्टी के लिए रोक लेता है।
जोंगवुक अपने कमरे से ये सब देखता रह जाता है और उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। सियोन थकी हारी अपने बेड पर गिर जाती है और सोचती है कि ये दिन कितना पागलपन भरा था। अपने बाल सुखाते हुए सियून सोच रही है कि जंगवुक डिनर पर क्यों नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले तो वो बड़ा शेर बन रहा था और अब मुंह छुपाकर बैठा है। उसे लगता है कि शायद जंगवुक इतना सब होने के बाद अब शर्म के मारे उसका सामना नहीं कर पा रहा। ये पूरी सिचुएशन उसे एक सपने जैसी लग रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल का वो पॉपुलर लड़का इतने सालों बाद उसे ऐसे कन्फेस करेगा। वो थककर फैसला करती है कि अब वो सो जाएगी और बाकी बातें कल देखी जाएंगी। पर कहना आसान है और करना मुश्किल। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद नहीं आ रही, बस वही सब ख्याल उसके दिमाग में तेजी से दौड़ रहे हैं। वो परेशान होकर बैठ जाती है और सोचती है कि शायद एक ग्लास पानी पीने से उसका मन शांत हो जाए। वो धीरे से अपने कमरे से निकलती है और अंधेरी गली में झांकती है। वो खुद को बार बार समझा रही है कि वो सिर्फ पानी पीने जा रही है, इसका जंगबुक से कोई लेना देना नहीं है। सियूम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वो खुद को तसल्ली देती है कि शायद उसे चिंता हो रही है, कहीं जंगबुक सच में बीमार तो नहीं। पर फिर उसे लगता है कि बीमार नहीं, वो पक्का शर्म के मारे छुपा बैठा है। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही स्पाइसी ख्याल आता है, जिसे सोचकर वो शर्म से लाल हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं वो अपने कमरे में वही सब तो नहीं कर रहा जो वो ऑर्चर्ड में करने वाले थे। क्या वो अब भी उसी के बारे में सोच रहा होगा? ये सोचकर वो वहीं रुक जाती है, पर ना चाहते हुए भी वो जंगबुक के बंद दरवाजे के ठीक बाहर जा खड़ी होती है। उसकी शर्म का कोई ठिकाना नहीं है। वो खुद से सवाल करती है कि वो यहाँ कर क्या रही है। उसका दिमाग अब उसके बस में नहीं था। वो सोचने लगती है कि उनके उस अधूरे पल के बाद जंगबुक अकेले कमरे में क्या कर रहा होगा। तभी हिम्मत जुटाकर वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखती है। जैसे ही लॉक खुलने की हल्की सी आवाज आती है, सी उनका नशा उतर जाता है। वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींचती है और डर जाती है कि कहीं जंगबुक की बेशर्मी अब उसमें भी तो नहीं आ रही। सी उनका दिमाग एकदम उलझ चुका है और जंगबुक का वो कन्फेशन उसके कानों में बार बार गूंज रहा है। सियून के दिमाग में बस वही बात घूम रही है कि जोंगवुक उसे बचपन से पसंद करता है। पर फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो कोई क्रीप है। उसने पिछले इंटेंस मोमेंट के बाद से जोंगवुक की शक्ल तक नहीं देखी थी, पर वो पुरानी यादें उसे शर्म से लाल कर रही हैं। उसकी इमेजिनेशन अब उसके बस में नहीं रही। जोंगवुक की बोल्डनेस अब सियोन पर भी ऐसे असर कर रही है जैसा उसने सोचा भी नहीं था। अंधेरी गली में खड़ी वो एकदम फ्लस्टर्ड है। तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ दबी हुई आवाजें आती हैं। सियून दरवाजे की दरार से जोंगवुक के कमरे में झांकती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जोंगवुक वहां एक बहुत ही प्राइवेट मोमेंट में बिजी था। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है। सियून शर्म के मारे पागल हो रही थी, पर वो अपनी नजर वहां से हटा नहीं पा रही थी। तभी दरवाजा थोड़ा और खुल जाता है। सियून धीरे से उसका नाम लेती है और जोंगवुक झटके से ऊपर देखता है। दोनों एक दूसरे को ऐसी हालत में देखकर एकदम फ्रीज हो जाते हैं। शर्म का कोई ठिकाना नहीं रहता। सियून हकबकाते हुए पूछती है कि तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो। वो कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है कि वो अपना कुछ सामान भूल गई थी, पर जोंगवुक को यकीन नहीं होता। वो तेजी से आगे बढ़ता है और सियून को दीवार से चिपकाकर पूरी तरह ट्रैप कर लेता है। वो उसके कान के पास धीरे से उसका पूरा नाम लेता है और बाजी पलट देते हुए पूछता है कि तुम वहां ऑर्चर्ड में मुझे किस करने वाली थी ना। ये सुनते ही सियून के होश उड़ जाते हैं। दीवार से चिपकी सियून धीरे से सच्चाई मान लेती है। तब जोंगवुक बताता है कि वो भी उसे किस करने ही वाला था। इससे पहले कि सियून कुछ समझ पाती, जोंगवुक एकदम से तेजी से आगे बढ़ता है और उसे एक बहुत ही गहरा और सरप्राइजिंग किस करने लगता है। सियून के दिमाग से सारे ख्याल गायब हो जाते हैं, क्योंकि जोंगवुक ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। उसके दिमाग में अब कोई डाउट नहीं बचा था कि जोंगवुक आखिर चाहता क्या है। सियून की पूरी बॉडी गर्मी से जल रही है। वो उसे कसकर अपनी तरफ खींच लेता है और सियून पूरी तरह उसके हवाले हो जाती है। किस और गहरी होती जाती है और सियून को सब कुछ एक धुंध जैसा लगने लगता है। ये फीलिंग उसके लिए एकदम नई और झटका देने वाली थी। जोंगवुक ने पूरी तरह से माहौन पर कब्जा कर लिया था। पर तभी अचानक उसका हाथ नीचे जाता है और वो रुक जाता है। वो हैरान था कि सियून की बॉडी इतनी जल्दी और इतनी ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड कर रही है। सियून को जैसे ही होश आता है, वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जोंगवुक ने क्या नोटिस कर लिया है। दोनों की सांसें फूल रही हैं और माहौल एकदम गर्म है। जोंगवुक खुद भी काफी नर्वस दिख रहा है। वो एडमिट करता है कि अभी थोड़ी देर पहले तक वो अकेले में उसके बारे में ही सोच रहा था। सियून कुछ पूछने की कोशिश करती है, पर जोंगवुक ऑकवर्ड होकर खुद को सही करने लगता है ताकि वो अपनी बॉडी का रिएक्शन छुपा सके। दोनों एक दूसरे के सामने एकदम शर्मिंदा खड़े हैं, पर अब उनका एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन साफ दिख रहा था।
जैसे ही सीयून कुछ बोलने की कोशिश करती है, जुंगवुक धीरे से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। उसका अपना चेहरा शर्म से लाल है और वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है कि जंगवुक धीरे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स बस कुछ ही दूरी पर सो रहे हैं। इससे पहले कि सीयून कुछ समझ पाती, वो अचानक उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो बड़ी खामोशी और तेजी से उसे सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो उसे बड़े प्यार से बेड पर बिठा देता है। सीयून इतनी हैरान है कि उसके मुंह से बस एक दबे हुए थैंक यू के अलावा कुछ नहीं निकलता। बेड पर बैठी सीयून नोटिस करती है कि उनके पिछले एनकाउंटर की वजह से उसकी शर्ट पर एक निशान पड़ गया है। जंगवुक उसे कहता है कि वो ये शर्ट निकाल दे ताकि वो उसे धो सके। सीयून शर्म के मारे मान तो जाती है, पर उसे पहले पीछे मुड़ने को कहती है। जैसे ही वो अपनी शर्ट निकालने लगती है, जंगवुक अचानक उसका नाम लेकर उसे रोक देता है। वो धीरे से घूमता है और शर्म से लाल होकर वो असली सवाल पूछता है जो उसके दिमाग में था। वो पूछता है कि अगर तुम मुझे किस करना चाहती थी तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो? ये सवाल सीयून को किसी तूफान की तरह लगता है। वो एकदम खामोश हो जाती है। उसके दिमाग में सवालों का चक्कर चलने लगता है कि क्या ये सच है? क्या उसे सच में जोंगवुक पसंद है? उसे यहां आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। सीयून को एहसास होता है कि उनके बीच इतना सब कुछ हो गया है, यहां तक कि उसका पहला किस भी जोंगवुक के साथ ही हुआ। जब जोंगवुक पीछे मुड़ा हुआ था, तब वो खुद से एडमिट करती है कि वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। भले ही उसे डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। लेकिन मामला जितना वो सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जब उसे पता चला कि जोंगवुक उसे 10 साल से पसंद करता है, तो उस पर एक अजीब सा प्रेशर आ जाता है। उसे लगता है कि 10 साल की एक तरफा मोहब्बत के बदले सिर्फ 2 दिन का अट्रैक्शन बोलना सही नहीं होगा। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, कम से कम छुट्टियां खत्म होने तक। जोंगवुक थोड़ी देर खामोश खड़ा रहता है और फिर उसे बदलने के लिए सूखे कपड़े देता है। वो बिना कोई सवाल किए उसे वो स्पेस दे देता है। जो सीयून ने मांगी थी, वो उसे गुड नाइट बोलकर कमरे से बाहर निकल जाता है। अकेले होते ही सीयून अपने ही सवालों में उलझ जाती है। वो सोचती है कि उसके कन्फेशन के बाद वो उसके कमरे में गई ही क्यों? क्या वो ड्रिंक का असर था या वो इस ड्रामा का हिस्सा बनना चाहती थी? पर जब वो उसका चेहरा याद करती है तो एक साफ सच्चाई सामने आती है कि वो वहां सिर्फ उसे देखने गई थी। सीयून बेड पर गिर जाती है। उसका दिमाग एकदम उलझा हुआ है। उसने हमेशा लड़कों को अपने से दूर रखा है, इसलिए ये फीलिंग उसके लिए एकदम नहीं है। वो सोचने लगती है कि अगर वो डेट करते हैं और बाद में ब्रेकअप हो गया तो उनकी फैमिलीज की दोस्ती बर्बाद हो जाएगी। वो जोंगवुक की डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है। वो अपने पुराने दिनों को याद करती है कि क्या जोंगवुक उसे तब से पसंद करता था। ये कहना झूठ होगा कि उसने कभी जोंगवुक को दोस्त से बढ़कर नहीं देखा। उसने बस हमेशा अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश की थी। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक उसने हमेशा खुद को रोका था। हाई स्कूल में वो लड़का पूरे स्कूल की जान बन चुका था। लड़कियां बस उसे एक नज़र देखने के लिए रुक जाती थीं। जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, सीयून और वो एक दूसरे से दूर होते गए। हालत ये थी कि जब कोई उससे जोंगवुक के बारे में पूछता तो सीयून अनजान बन जाती थी। वो सबसे यही कहती कि वो तो बस एक पड़ोसी है। सीयून को हमेशा लगा कि जोंगवुक के लिए वो कभी स्पेशल थी ही नहीं, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि शायद वो खुद ही उसे अवॉइड कर रही थी, क्योंकि उसे अपने जज्बात एक बोझ लगने लगे थे। ये सिलसिला सालों तक चला। वो उसके बारे में बात करना बंद कर देती और जब भी फोन पर उसका नाम आता तो तुरंत स्क्रीन बंद कर देती। अंधेरी स्क्रीन में अपनी परछाई को देखते हुए सीयून खुद से सवाल करती है कि आखिर जोंगवुक उसके लिए है क्या। उसे डर है कि कहीं वो दोनों इस रिश्ते में पूरी तरह उलझ ना जाएं। वो खुद से पूछती है कि उसने इतने साल उसे अपने से दूर क्यों रखा। जब सीयून अपने दिल से लड़ रही थी, तब जोंगवुक भी अपने कमरे में एकदम बेचैन था। वो नंगे पैर कमरे में खड़ा सीयून के उन कपड़ों को पकड़े हुए था जो गलती से उसके पास रह गए थे। वो एक गहरी सांस लेता है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अपने ही बोल्ड कन्फेशन के बारे में सोचकर हैरान है। लगता है कि ये रात दोनों में से किसी के लिए भी सुकून वाली नहीं है। तभी जोंगवुक को सालों पहले का वो दिन याद आता है जब सब कुछ बदल गया था। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म हुए ही थे कि उसके पेरेंट्स ने शहर छोड़ने का फैसला सुनाया। परेशान होकर वो बर्फ में अपने घर के बाहर खड़ा सीयून का इंतजार कर रहा था, पर उसका इंतजार एक दुख में बदल गया जब उसने देखा कि सीयून किसी और लड़के के साथ हंसती हुई आ रही है। उस लड़के ने बड़े प्यार से उसे घर छोड़ा, जिसे देखकर जोंगवुक का दिल टूट गया। उस दिन की याद आज भी उसे दर्द देती है, पर अब जोंगवुक बेड पर बैठकर अपनी मुट्ठी कस लेता है।
उसका इरादा अब एकदम पक्का है। वो खुद से वादा करता है कि वो अब सी यून को दोबारा नहीं खोएगा और पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। उसकी आंखों में एक अलग ही जिद दिख रही है। अगली सुबह पूरी फैमिली धूप में बगीचे में काम करने के लिए मिलती है। डोंगवुक सबको एप्पल तोड़ने का सही तरीका सिखाता है। सियून फ्रेश फील कर रही है और सोचती है कि वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करेगी और जोंगवुक के बारे में नहीं सोचेगी। भले ही जोंगवुक उसे दूर से देख रहा हो, पर सियून ने अपना मन बना लिया है कि वो बस काम पर फोकस करेगी। डोंगवुक सियून को एक लैडर यानी सीढ़ी के पास ले जाता है और कहता है कि तुम्हें कम से कम एक एप्पल तो तोड़ना ही होगा। तभी अचानक वो और मीजा आंटी निकलने का बहाना बनाते हैं और जोंगवुक को सियून का ध्यान रखने को कहते हैं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं और अब सियून सीढ़ी पर खड़ी फिर से उसके साथ अकेली फंसी हुई है। सियून घबराकर कहती है कि वो बहुत सारे एप्पल तोड़ेगी, पर अब देर हो चुकी थी, ट्रक जा चुका था। सियून खुद को समझाती है कि वो बोझ नहीं बनेगी। वो जोंगवुक की तरफ देखती है जो एकदम काम दिख रहा है। जोंगवुक अपनी गर्दन से पसीना पहुंचता है, पर सियून ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका है। उसकी गहरी नजरें इतनी इंटेंस हैं कि सियून को कल वाला हादसा याद आ जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सियून का चेहरा भी लाल हो जाता है और वो मन ही मन मानती है कि अच्छा हुआ वो दोनों यहाँ अकेले हैं। ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए वो कहती है कि वो सीढ़ी पर ऊपर जा रही है, पर जोंगवुक तुरंत उसे रोक देता है। वो एकदम पास आकर उसके हाथ से सीढ़ी पकड़ लेता है। इतने करीब होने की वजह से सियून की एक धड़कन मिस हो जाती है। वो घबराकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जोंगवुक नजरें चुराकर कूल बनने की कोशिश करता है और मजाक में पूछता है कि क्या तुम्हें लग रहा है मैं अपने फोरआर्म दिखाकर शो ऑफ कर रहा हूं। ये अजीब सवाल सियून को और कंफ्यूज कर देता है। जोंगवुक एक स्माइल के साथ कहता है कि सियून, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है तो मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तब सियून को समझ आता है कि वो पूरे वक्त उसे अकेले पाने का प्लान ही बना रहा था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि सीढ़ी ढंग से पकड़ो, पर जोंगवुक सीढ़ी पर ठीक उसके पीछे चढ़ जाता है। वो उसके कान में कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए मुझे अपनी पसंद की लड़की को इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा। सियून वहां फंसी बस उसे देखती रह जाती है। जोंगवुक धीरे से फुसफुसाता है कि मैं यहां तुम्हें काम सिखाने आया हूं। वो एक शातिर स्माइल के साथ कहता है कि चलो अब एप्पल तोड़ते हैं, जिसके लिए तुम इतनी उतावली हो रही थी। सियून शर्म से पानी पानी हो जाती है और चुपचाप काम करने लगती है। पूरी दोपहर वो दोनों एक अजीब सी खामोशी में काम करते हैं, जहां सिर्फ पत्तों और एप्पल की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर में सियून की हालत खराब हो जाती है। वो थककर एक जगह गिर जाती है और कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा। जोंगवुक मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे कंधे तो अभी से जवाब दे गए, जबकि सारा बारी काम मैंने किया है। सियून गुस्से में शिकायत करती है कि ये काम मेरी जान ले रहा है। उसे इतना थका हुआ देखकर जोंगवुक थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम घर जाओ और रेस्ट करो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। वो उसे याद दिलाता है कि तुम छुट्टियां बिताने आई हो और किसी ने नहीं कहा कि इतनी मेहनत करो। सियून को लगता है कि वो सही कह रहा है। वो इतनी थक गई है कि उसके पैर कांप रहे हैं। जैसे ही वो जाने का सोचती है, जोंगवुक उसके बगल में बैठ जाता है। वो पानी की बोतल खोलता है और पानी पीने लगता है। पानी की एक बूंद सियून के गाल पर गिरती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो और पास आ जाता है। उसकी ये बोल्डनेस सियून को एकदम फ्रीज कर देती है। सियून पैनिक हो रही है क्योंकि 2 दिन में उसे अपने जज्बात क्लियर करने हैं, पर जब दिमाग में सिर्फ जोंगवुक चल रहा हो तो कोई कैसे सोचेगा। वो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पानी मांगती है। वो खामोशी से बोतल उसकी तरफ बढ़ा देता है। सियून पानी तो पीती है, पर उसकी अंदर की गर्मी कम नहीं होती। उसे जोंगवुक की नजरें खुद पर महसूस हो रही हैं। सियून हिम्मत जुटाकर खामोशी तोड़ती है और पूछती है कि हाई स्कूल के बाद से तुमने क्या क्या किया। पर यह उसका असली सवाल नहीं था। वो सीधा मुद्दे पर आती है और पूछती है कि तुमने अपने दिल की बात कल ही क्यों बताई। ये सुनते ही जोंगवुक धीरे से अपना हाथ सियून के हाथ पर रख देता है और ये टच महसूस करते ही सियून बुरी तरह चौंक जाती है। सियोन अपनी हिम्मत जुटाकर जोंगवुक से सब कुछ सच-सच बताने को कहती है। वो कहती है कि वो बस क्यूरियस है और जानना चाहती है। ये सुनकर जोंगवुक शर्म से मुंह फेर लेता है, पर उसकी गर्दन लाल हो चुकी थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। जोंगवुक को हाई स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब सब बदल गया था। उसे याद है कैसे उसने एक दिन सियोन को आवाज़ दी थी, पर वो डर कर पीछे हट गई और रास्ता बदल लिया। तब उसे एहसास हुआ कि जब से उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनना शुरू किया है, सियोन उसे जानबूझकर अवॉइड कर रही है। स्कूल में जब वो अपने दोस्तों के साथ होता तो सियोन खामोशी से उसके पास से निकल जाती। उसे लगा कि शायद सियोन उसके साथ ऑकवर्ड फील करती है, इसलिए उसने भी उसे बुलाना बंद कर दिया और उनका रिश्ता हमेशा के लिए दूर होता गया, जिसका दुख उसे आज भी है। वो दोनों हाई स्कूल में एक अजनबी बन गए थे, जो एक दूसरे को देखकर भी अनजान बने रहते। ये खामोशी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक चली। घर पहुंचते ही उसके पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ी खबर सुनाई। उसके पिता ने बताया कि उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया है और अब वो गांव जाकर खेती करेंगे। जोंगवुक एकदम सन्न रह गया।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदलने वाली है। उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो पड़ोस वाले बगीचे को संभालेंगे और जंगवुक के लिए सोल में कॉलेज के पास एक जगह ढूंढ देंगे। पर जंगवुक की परेशानी कुछ और ही थी। वो गुस्से में वहां से उठा और बैग लेकर घर से बाहर निकल गया। बर्फ से भरी सड़कों पर दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो हमेशा से यही सोचता रहा कि सी यून हमेशा उसके पास रहेगी, पर आज उसे समझ आया कि वो कितना गलत था। उस नोई रात में उसकी बेवकूफ़ी उसे चुभ रही थी। उसने सी यून को हमेशा हल्के में लिया, बस इसलिए क्योंकि वो पड़ोस में रहती थी। उसने सारी जिंदगी उसे पसंद तो किया, पर कभी कुछ बोला नहीं। ये एहसास उसे किसी घूंसे की तरह लगा। वो सीढ़ियों पर बैठ गया और बस एक ही बात उसके दिमाग में थी कि उसे अभी के अभी सी यून से मिलना है। उसने अपना फ़ोन निकाला और सी यून का फेसबुक पेज चेक किया, जहां से पता चला कि उसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। और वो बाहर है। वो ठंड में सीढ़ियों पर उसका इंतजार करने लगा। उसे लगा कि उसने 10 साल इंतजार किया है, पर यह थोड़ी देर का इंतजार उन 10 सालों से भी भारी था। वो सोच रहा था कि 6 साल की खामोशी के बाद वो बोलेगा क्या। एक हाय बोलना भी अजीब लग रहा था। वो गुस्से में अपना सर पीटने लगा। तभी एक आवाज आई और उसने ऊपर देखा। सामने सियून थी, पर वो अकेली नहीं थी। वो एक दूसरे लड़के डोंगवू के साथ हंसकर बात कर रही थी। ये नज़ारा जंगवुक के दिल में किसी खंजर की तरह लगा। डोंगवू के जाने के बाद सियून की नज़र जंगवुक पर पड़ी और उसकी हंसी गायब हो गई। उसने बस इतना पूछा कि क्या तुम आज यहाँ हो। सियून तुरंत उस दिन की गलतफहमी दूर करती है और मानती है कि उसे लगा था डोंगवू उसका बॉयफ्रेंड है, पर वो साफ करती है कि वो तो बस उसका ट्यूटर था और उसने आज तक कभी। सियून कन्फेस करती है कि आज तक वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही। ये सुनते ही जंगवुक के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो मौका देखकर एकदम पास आता है और बेशर्मी से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें मना लूं तो क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार बन सकता हूं। सियून एकदम घबरा जाती है और उसे पीछे ढकेलती है। जंगवुक को अब समझ आता है कि शायद सियून को लगा था कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। सियून बात को घुमाने की कोशिश करती है, पर जंगवुक उसे बीच में ही रोक देता है। वो शर्माते हुए मानता है कि वो नर्वस होकर थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। वो धीरे से कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता था कि सियून कॉलेज गई है। सियून उदास होकर अपनी साइड की कहानी बताती है। वो बताती है कि स्कूल के बाद उसने जानबूझकर उसकी कोई खबर नहीं ली, क्योंकि जंगवुक की पॉपुलैरिटी उसके लिए एक मुसीबत बन गई थी। लोग उनकी दोस्ती का गलत मतलब निकालते थे और यहाँ तक कि सियून की अपनी सहेलियां भी उससे जलने लगी थी। ये सब उसके बस से बाहर था, इसलिए उसने दूरी बना ली। जंगवुक ये सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो साफ कहता है कि ये सब बहाने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा किसी और में इंटरेस्ट था ही नहीं। वो मुट्ठी कसकर मानता है कि उसने सिर्फ अनजान बनने का नाटक किया था, क्योंकि सियून उसके साथ ऑकवर्ड फील करती थी। वो बताता है कि उसने बहुत इंतजार किया है और वो यहाँ इस बगीचे में सिर्फ सियून के लिए आया है। वो उसके कान में फुसफुसाता है कि उसने उसे कितना मिस किया और फिर दोनों के बीच की दूरी खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद जंगवुक खामोशी तोड़ते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी सांस अब ठीक है। वो बताता है कि उसे थोड़ा काम खत्म करना है, इसलिए वो सियून को अंदर जाकर शावर लेने को कहता है। सियून मान जाती है और जाते वक्त उसका हाथ जंगवुक के बाजू पर टिक जाता है। उसे महसूस होता है कि इतने सालों की दूरी के बाद अब जंगवुक फिर से उसके करीब आ गया है। शावर लेने के बाद सियून एकदम फ्रेश फील कर रही है। वो लिविंग रूम में आती है, जहां उसके आंटी और अंकल उसके काम की तारीफ करते हैं। अंकल को लगता है कि उसने कम से कम 3 बॉक्स भरे होंगे, पर सी उन शर्म के मारे बताती है कि उसने सिर्फ एक ही बॉक्स भरा और सारा क्रेडिट जंगवुक को दे देती है। आंटी मीजे बताती हैं कि उन्होंने जंगवुक को मार्केट भेजा है क्योंकि उनका बड़ा बेटा डोंगवू डिनर पर आ रहा है। सियून हैरान है क्योंकि उसने उसे 15 सालों से नहीं देखा है। वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और अपने पजामाज को देखकर सोचती है कि वो इस हालत में उससे नहीं मिल सकती। वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक अनजान मर्द की आवाज पूछती है कि क्या जंगवुक यहाँ है। सियून को लगता है कि शायद ये उसका भाई है। तभी उसके पेट से जोर की आवाज आती है और उसे एहसास होता है कि उसे भूख लगी है। वो किचन में आंटी की हेल्प करने जाती है। आंटी उसे तैयार देखकर थोड़ा छेड़ती हैं, पर सी उन मजाक में टाल देती है। तभी जंगवुक मार्केट से वापस आता है। उसे देखकर सी उन बस देखती रह जाती है, क्योंकि जंगवुक ने भी अपने आप को काफी टिप टॉप बनाया हुआ था। वो कूल बनकर कहता है कि काफी वक्त बाद मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखूं। किचन में आंटी काम बता रही हैं। वो सी उनसे टेबल पर किमची रखने को कहती हैं और बताती हैं कि डोंगवू बस आता ही होगा।
तभी बाहर का गेट खुलने की आवाज आती है और सीयून अपने गेस्ट का स्वागत करने जाती है। सामने चश्मा पहने एक खुशमिजाज मर्द खड़ा है। ये डोंगवू है। वो सीयून को देखकर हैरान रह जाता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है। दोनों मजाक करते हैं कि वो कितने बूढ़े हो गए हैं। डोंगवू दोस्ती में उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो इतनी बदल गई है कि वो उसे पहचान ही नहीं पाता। तभी अचानक जंगवुक वहां पहुंच जाता है। वो झटके से सीयून को अपने भाई से दूर खींच लेता है और बड़े पॉजेसिव तरीके से उसके गले में हाथ डाल देता है। डोंगवू बस हंस देता है और कपड़े बदलने चला जाता है। उसके जाते ही सीयून जंगवुक को फटकार लगाती है कि घर वालों के सामने ये सब क्या कर रहे हो। जंगवुक शर्म से मुंह फेर लेता है और एकदम फ्रैंक होकर मानता है कि वो जेलस फील कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। ये सुनकर सीयून के होश उड़ जाते हैं। अभी वो शर्म से लाल हो ही रही थी कि आंटी मीजा सबको डिनर के लिए बुला लेती हैं। रात को सब बाहर गार्डन में बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। सब हंसी मजाक कर रहे हैं और डोंगवू की इंजीनियरिंग जॉब और सीयून के डिजाइन वर्क के बारे में बातें हो रही हैं। सीयून थोड़ा नर्वस होकर जवाब देती है, जबकि जंगवुक उसे चुपचाप टेबल के उस पार से देख रहा है। तभी आंटी मीजा पूछती हैं कि सीयून कब वापस जा रही है। डोंगवू बताता है कि वो संडे को जाएगी, यानी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये सुनते ही जंगवुक के हाथ से चॉपस्टिक्स टूट जाती हैं। आंटी कहती हैं कि जंगवुक ही उसे सियोल तक छोड़कर आएगा। ये सुनकर सीयून घबरा जाती है और किचन की तरफ भागती है। जब वो पलटती है तो देखती है कि जंगवुक खामोशी से उसके पीछे खड़ा है। वो बहाना बनाता है कि वो वॉशरूम ढूंढ रहा है, पर सीयून को पता है कि ये झूठ है। जंगवुक गुस्से में पूछता है कि तुमने मुझे इग्नोर किया, पर मेरे भाई से मिलकर इतनी खुश क्यों थी। सीयून मजाक में कहती है कि डोंगवू तो उसके छोटे भाई जैसा था, और फिर छेड़ते हुए उसे अपना पहला प्यार बोल देती है। ये सुनकर जंगवुक सन्न रह जाता है। वो उसे अपना कन्फेशन याद दिलाता है, पर सीयून मजाक में कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। जंगवुक अब गुस्से में आ जाता है और उसे एक गहरा किस करके चुप करा देता है। उसका चेहरा लाल हो चुका है, जो सीयून को बहुत क्यूट लगता है। फिर वो अपनी जेब से एक छोटा सा गोल्ड पैकेट निकालता है। वो कहता है कि अभी ये तय नहीं हुआ कि असली पहला प्यार कौन है। वो साफ कर देता है कि वो जगह वो खुद लेगा। सीयून उस गोल्ड पैकेट को देखकर हैरान है और पूछती है कि ये कहाँ से आया। जंगवुक बताता है कि उसने बाजार से लिया था। सीयून समझ जाती है कि वो क्या है और शर्म से लाल हो जाती है। जंगवुक धीरे से उसके कान में पूछता है कि क्या होगा अगर तुमने मुझे इसे यूज करने के लिए कह दिया। उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल है। जंगवुक वो गोल्ड पैकेट सीयून की हथेली पर रख देता है और कहता है कि फैसला अब तुम्हें करना है। उसका इरादा अब एकदम साफ था। वो खुलेआम ऐलान करता है कि वो आज रात उसके कमरे में आएंगे। वो बड़े आराम से उसे पहले जाने को कहता है और बताता है कि उसे रास्ते में एक छोटा सा काम है। वो सीयून को वहां किचन में हैरान और परेशान छोड़कर निकल जाता है। सीयून का चेहरा शर्म से तमतमा रहा है। वो अपने हाथ में पकड़ी उस चीज को देख रही है और उसके दिमाग में जंगवुक का वो एक शब्द टुनाइट बार बार गूंज रहा है। अब सब कुछ उसके हाथ में था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और वो गोल्ड पैकेट उसे बहुत भारी लग रहा था। वो सोच रही है कि क्या जंगवुक के साथ सच में ये सब होने वाला है। जैसे ही सूरज ढलता है और गांव के उस घर में खामोशी छा जाती है, सीयून अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, पर नींद उससे बहुत दूर है। घड़ी की हर टिक टिक उसकी बेचैनी बढ़ा रही है। वो अंधेरे में घूरती हुई बस यही सोच रही है कि जंगवुक के इस बोल्ड फैसले ने इस गर्मी की छुट्टियों को हमेशा के लिए बदल दिया है। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है और सीयून झटके से उठ जाती है। वो हैरान है कि उसे नींद कैसे आ गई थी। दरवाजे के बाहर से जंगवुक उसका नाम लेकर पुकारता है। उसे याद आता है कि घबराहट में उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से डोंगवुक तो रास्ते से हट गया, पर अब वो खुद इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी। उसे बस इस बात का सुकून था कि उसने ब्रश कर लिया है। सीयून तुरंत अपनी पिछली पॉकेट में हाथ डालती है और कंफर्म करती है कि वो पैकेट अभी भी वहां है। वो एक गहरी सांस लेती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा खोलते ही सामने जंगवुक खड़ा था। शर्म से लाल होकर वो उसे अंदर बुलाती है। जैसे ही वो अंदर आता है, दरवाजा बंद हो जाता है। जंगवुक उसके एकदम पास आकर धीरे से फुसफुसाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सब सो गए हैं। और इसी के साथ उनकी ये रात। जंगवुक नोटिस करता है कि सीयून ने घर के सभी लोगों को सुला दिया है और ये बोलते वक्त उसके गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। सीयून भी थोड़ा शर्माते हुए हाँ बोलती है। तभी अचानक जंगवुक उसका हाथ पकड़ के उसे झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। वो धीरे से कहता है कि तुम एकदम सही दिख रही हो और पूछता है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी। सीयून शर्म के मारे मानती है कि वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी। इतने पास होने की वजह से सीयून का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो उसकी आंखों में वो इंटेंसिटी देखकर एकदम हैरान है। सीयून मन ही मन मानती है कि भले ही वो सो गई थी, पर वो दिल से सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। जंगवुक उसे सोचने का एक पल भी नहीं देता और तुरंत उसे किस करके चुप करा देता है।
उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर सीयून पूरी तरह उसके हवाले हो जाती है। वो उसे कसकर पकड़ लेता है और उनका ये पल और भी गहरा हो जाता है। सीयून घबराकर हकबकाते हुए कहती है कि वो अभी किसी जवाब के लिए तैयार नहीं है, पर जंगवुक अब कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसका ध्यान अब सीयून की गर्दन पर था, जिससे साफ हो गया कि बातों का वक्त अब खत्म हो चुका है और उनकी ये रात अभी बस शुरू हुई है। जंगवुक उसके कान में चुप रहने को कहता है और उसके हाथ अब सीयून की बॉडी पर घूमने लगते हैं। सीयून कांपती हुई आवाज में उसे याद दिलाता है कि आंटी और अंकल का कमरा ठीक नीचे फ्लोर पर ही है, पर उसकी इस कमजोर कोशिश को जंगवुक पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो उसे धीरे से बेड पर लेटा देता है और अब उसके इरादे एकदम साफ थे। सीयून की सांसें फूल रही हैं और तभी जंगवुक उसका हाथ पकड़ लेता है। अब ये साफ था कि जंगवुक ही इस पल को लीड कर रहा है। वो बड़े ही आराम से सीयून के कपड़े उतारने लगता है। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। सीयून की शर्म अब एक गहरी सरेंडर में बदल चुकी थी। जंगवुक बेड पर रखा वो छोटा सा पैकेट उठाता है और सीयून की तरफ बढ़ाता है। दोनों के बीच एक खामोश समझौता हो जाता है। सीयून कांपते हाथों से उसे पकड़ लेती है, जिसका मतलब था कि अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब बातों की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें बस एक दूसरे को महसूस करना था। सीयून की सारी हिचकिचाहट अब खत्म हो गई थी। वो हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए कितने सही हैं। ये सुनकर जंगवुक के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ जाती है। वो अपनी शर्ट उतारते हुए धीरे से कहता है कि अब तुम अपने शब्द वापस नहीं ले सकती। सौदा पक्का हो चुका था। उनके बीच अब जो होने वाला था वो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह जब सीयून की आंख खुलती है तो वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस करती है। कमरे में धूप आ रही है, पर उसकी बॉडी का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है। उसे लगता है कि शायद ये ऑर्चर्ड के काम और थोड़ी ज्यादा ड्रिंक की वजह से है, पर जैसे ही उसे कल रात की यादें आती हैं, उसका चेहरा शर्म से तमतमा उठता है। जंगवुक के साथ गुजारी वो रात उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। वो लंबी और इंटेंस रात सब कुछ बदल चुकी थी। सीयून बेड पर लेटी शर्म से लाल हो रही है और पिछली रात के सीन्स उसके दिमाग में चल रहे हैं। उसे एहसास होता है कि पहली बार जंगवुक काफी स्किल्ड दिख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये आंटी मीजा थी। सीयून तुरंत बैठ जाती है और उन्हें अंदर बुलाती है। आंटी परेशान थी क्योंकि वो काफी देर तक सोई रहीं। सीयून अपना थकने का बहाना बनाती है और आंटी बताती हैं कि उनका बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि घर के मर्द अभी तक हैंगओवर में हैं। सीयून ये सुनकर बस एक छोटी सी शर्मीली मुस्कान देती है, क्योंकि असलियत तो सिर्फ वही जानती थी। आंटी मीजा अभी सियोन का हालचाल पूछ ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जंगवुक आ जाता है। वो एकदम ताज़ा दम और रिफ्रेश दिख रहा है। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो जाकर रेस्ट करें क्योंकि पापा और भाई तो पिछली रात की वजह से अभी तक होश में नहीं हैं। मौका देखकर वो ऐलान करता है कि वो सियोन को ड्राइव पर बाहर ले जाएगा। आंटी मीजा थोड़ा मजाक करते हुए सियोन से पूछती हैं कि क्या तुम इसके साथ अकेले जाना चाहती हो। घबराई हुई सियोन तुरंत हाँ बोल देती है। जंगवुक एक शातिर स्माइल के साथ उसे तैयार होने को कहता है और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वहां से निकल जाता है। आंटी मीजा दोनों को बाय बोलती हैं और मजे करने को कहती हैं। सियोन पोलाइट बनते हुए आंटी को रेस्ट करने की सलाह देती है। बाहर आते ही सियोन देखती है कि जंगवुक एक चमचमाती हुई व्हाइट कार के पास उसका इंतजार कर रहा है। सियोन हैरानी से पूछती है कि क्या ये उसके अंकल की कार है, क्योंकि उसने पहले इसे कभी नहीं देखा था। जंगवुक बड़े ही कूल अंदाज में बताता है कि ये कार उसकी अपनी है। वो बड़े स्टाइल से पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर बैठने का इशारा करता है। जैसे ही सियोन कार में बैठती है, वो देखती है कि उसकी सीट पर एक नरम कुशन और कंबल पहले से रखा हुआ है। जंगवुक का ये ध्यान देखकर वो पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया है। जंगवुक शर्व से नजरें चुराता है और मानता है कि हाँ, उसने ही किया है, क्योंकि उसे डर था कि पिछली इंटेंस रात के बाद शायद सियोन की तबीयत ठीक ना हो, इसलिए वो उसे कंफर्टेबल रखना चाहता था। सियोन उसकी इस स्वीटनेस को देखकर मुस्कुराने लगती है। जंगवुक थोड़ा नर्वस होकर उसे जल्दी अंदर बैठने को कहता है और वो दोनों अपनी प्राइवेट ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। रस्ते में सियोन रिलैक्स होकर कहती है कि बाहर आकर कितना अच्छा लग रहा है। उसे खुश देखकर जंगवुक थोड़ा डरते हुए पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है। वो शर्म से लाल होकर कल रात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि शायद पहली बार होने की वजह से उसने थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया। सियोन को उसकी ये चिंता बहुत क्यूट लगती है और वो उसे छेड़ने लगती है। वो कहती है कि हाँ, तुमने थोड़ी ज्यादा ही उतावली दिखाई थी, अब बताओ इसका क्या करोगे।
जंगवुक इस बात को सीरियस ले लेता है और पैनिक होकर पूछता है कि क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। वो हॉस्पिटल जाने की बात करने लगता है। सियोन उसकी इस पागलपंती पर हंसती है और पूछती है कि हम हॉस्पिटल वालों को बोलेंगे क्या। जंगवुक शर्म से तमतमा जाता है और कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो। सियोन उसे और परेशान करने के लिए पूछती है कि क्या माफी मांगने वाले का एटीट्यूड ऐसा होता है। तभी अचानक वो अपना हाथ जंगवुक की थाई यानी जांघ पर रख देती है और एक अच्छे जवाब की डिमांड करती है। सियोन की इस बोल्डनेस से जंगवुक एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। सियोन बस एक शातिर मुस्कान देती है। जंगवुक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो बिना कुछ बोले अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। सियोन डर जाती है जब वो अचानक ब्रेक मारकर कार को रास्ते के किनारे रोक देता है। सियोन हैरानी से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, पर जंगवुक जवाब देने की जगह उसके ऊपर झुकता है, उसकी सीट बेल्ट खोलता है और उसे अपने पास खींच लेता है। वो अपना जवाब बातों से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे और इंटेंस किस से देता है, जिससे सियोन की सांसें थम जाती हैं। लगता है उसे माफी मांगने का बेहतर तरीका मिल गया था। जंगवुक ने उसे एक ऐसा जबरदस्त किस किया कि उसकी सारी छेड़खानी धरी की धरी रह गई। वो पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और सियोन को सीट से चिपका देता है। कार के अंदर का माहौल एकदम गर्म हो जाता है। जब वो दोनों अलग होते हैं तो सियोन हैरानी से उसे देखती है। उसकी सांसें फूल रही हैं और वो दबी आवाज में पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ और इसी वक्त आगे बढ़ने का सोच रहे हो। शर्म से लाल होने के बावजूद जंगवुक पूरे होशो हवास में सियून की तरफ देखता है और बड़े रोब से उसे पीछे की सीट पर बैठने को कहता है। सियून उसकी इस बोल्डनेस से एकदम शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। वो कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पर जंगवुक बस मुस्कुरा देता है। वो बड़े सुकून से अपना वॉलेट निकालता है और उसे फिक्र ना करने को कहता है। वॉलेट खोलते ही वो दिखाता है कि वो इस मौके के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार था। ये देखकर सियून की बोलती बंद हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जंगवुक इतना आगे का सोच कर आया है। अब बातों का वक्त खत्म हो चुका था। दोनों कार से बाहर निकलते हैं और पीछे की सीट पर शिफ्ट हो जाते हैं। बैक सीट पर पहुंचकर सियून को थोड़ा डर लगता है कि कहीं इस अजीब मूव की वजह से उनका माहौल न खराब हो जाए। वो घबरा कर पूछती है कि हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तभी अचानक जंगवुक अपनी बेल्ट खोलता है और उसे झटके से अपने गले लगा लेता है। वो अपना चेहरा सियून के कंधे पर छुपा लेता है और उसकी सांसें बहुत भारी और तेज चल रही थीं। जंगवुक का ये इमोशनल साइड देखकर सियून बस उसका नाम फुसफुसाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा कूल दिखने वाला जंगवुक अंदर से इतना वल्नरेबल भी हो सकता है। माहौल में एक अजीब सी कशिश थी। तभी जंगवुक अचानक सियून को अपनी गोद में बिठा लेता है। सियून का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है जब वो उसकी गर्दन पर अपना मुंह छुपाता है और फिर तुरंत पीछे हटकर उसे एक बहुत ही पैशनेट किस करने लगता है। अब सियून के दिमाग से सारे डाउट्स निकल गए थे। उसे एहसास होता है कि माहौल खराब होने की उसकी चिंता एकदम बेकार थी। वो पूरी तरह उसके जुनून में खो जाती है। जंगवुक धीरे से उसकी शर्ट एक तरफ करता है पर अचानक रुक जाता है। उसकी नज़र सियून की स्पिन पर एक हल्की सी निशान पर पड़ती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो धीरे से पूछता है कि क्या ये निशान कल रात का है। सियून शर्म के मारे हाँ बोल देती है। ये सुनते ही जंगवुक की आंखों से सारी हिचकिचाहट गायब हो जाती है। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। जंगवुक उसकी शर्ट निकालने लगता है और वादा करता है कि वो बाद में उसे खुद पहना देगा। वो बड़ी सफाई से उसके कपड़े उतारकर आगे की सीट पर फेंक देता है। वो सियून को थोड़ा ऊपर उठाता है और उसे अपनी गोद में सही से सेट करता है। फिर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो। सियून शर्म के मारे बस अपना मुंह बना लेती है और उसकी खामोशी ही जंगवुक के लिए काफी थी। सियून शर्म से एकदम लाल हो चुकी है। वो पूछती है कि क्या तुम यही चाहते थे। जंगवुक की नजरें और गहरी हो जाती हैं और वो उसका पूरा नाम लेकर उसे पुकारता है। इससे पहले कि सियून कुछ समझ पाती, वो उसे कंधे से पकड़कर पूरे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। सियून की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं और उनकी ये इंटेंस गर्मी की रात अब सही मायनों में शुरू हो जाती है। जंगवुक अब एक पल भी जाया नहीं करता और उसे कसकर गले लगा लेता है। उसकी हर एक हरकत सियून की सांसें रोक रही थी। वो पूरी तरह उसके कब्जे में थी। इतनी इंटेंस फीलिंग्स के बीच सियून बस जंगवुक से चिपकी रह जाती है। जंगवुक ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ है और वो सियून का ये बेबाक रिएक्शन देखकर काफी सैटिस्फाइड दिख रहा है। कार के अंदर अचानक एक ऐसी गर्मी बढ़ जाती है जिसका बाहर की धूप से कोई लेना देना नहीं था। दोनों अब एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहां से वापस जाना नामुमकिन था। जंगवुक धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है और उसके बॉडी रिएक्शन का मजाक उड़ाता है। शर्म के मारे सियून अपना मुंह उसके कंधे में छुपा लेती है। जंगवुक उसे छेड़ते हुए पूछता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाओगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। सियून की सांसें अटक जाती हैं, पर तभी उसे एहसास होता है कि सिर्फ वो नहीं बल्कि जंगवुक की हालत भी वैसी ही है। वो भी इस मोमेंट में पूरी तरह खोया हुआ है। एक शातिर स्माइल के साथ जंगवुक ऐलान करता है कि अब सियून को उसका रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है।
सियून का दिमाग तेजी से चलने लगता है, पर अचानक जंगवुक अपने इरादा बदल देता है। वो कहता है कि हमें सियोल चलना चाहिए। सियून एकदम चौंक जाती है और प्रोटेस्ट करती है कि हमारी बात ये नहीं हुई थी। वो उसे छेड़ने का इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि अपना वादा पूरा करो। तब जंगवुक सीरियस हो जाता है। वो समझाता है कि अगर वो अभी नहीं रुकते तो वो दोनों बहक जाते और वो नहीं चाहता कि सियून को कार में कोई तकलीफ हो। वो बताता है कि पिछली रात वो थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए थे, इसलिए वो आज उसे कंफर्टेबल रखना चाहता है। सियून गुस्से में मुंह बनाती है, पर जंगवुक साफ कर देता है कि उसका रिवॉर्ड कैंसिल नहीं हुआ है, बस सियोल तक पोस्टपोन हो गया है। वहां पहुंचते ही वो अपना वादा पूरा करेगा। पर सियोल का नाम सुनते ही सियून का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि ये उनका आखिरी दिन है। सियून को परेशान देखकर जंगवुक सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसे ये जुदाई वाला ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब सियून असली सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें ऑर्चर्ड में काम नहीं? जंगवुक एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर सियून के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि वो एक्चुअली सियोल में ही रहता है। सियून को पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसकी आंटी और पापा ने कभी साफ नहीं कहा था कि वो गांव में रहता है। जंगवुक कन्फेस करता है कि वो इतनी दूर सिर्फ सियून से मिलने आया था। उसकी इस डायरेक्टनेस से सियून की बोलती बंद हो जाती है। वो घबराकर बताती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और खेतीबाड़ी को लेकर कितनी परेशान थी। ये सुनकर जंगवुक जोर से हंसने लगता है। सियून गुस्से में पूछती है कि तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? जंगवुक मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या तुमने अभी से हमारी शादी और परिवार के बारे में सोच लिया है? सियून शर्म से तमतमा जाती है। जंगवुक को उसका ये क्यूट रूप बहुत पसंद आता है और वो उसे खींचकर फिर से अपनी गोद में बिठा लेता है। कार के अंदर का माहौल एकदम इलेक्ट्रिक हो जाता है। सियून हकबकाते हुए उसे रुकने को कहती है क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा पास थे, पर जंगवुक उसे याद दिलाता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही सब शुरू करने को कह रही थी। शर्म से सियून का चेहरा लाल है और वो कुछ बोल नहीं पा रही। जंगवुक उसे मजबूती से पकड़कर धीरे से पूछता है कि अब क्या प्रॉब्लम है। वो उसके हर एक रिएक्शन को एंजॉय कर रहा है। जंगवुक उसके कान में कहता है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता और वो जो कुछ भी करता है उससे सियून की सांसें एकदम रुक जाती हैं। जंगवुक का चेहरा शर्म और जुनून से लाल हो चुका है। जंगवुक के चेहरे पर एक अलग ही जिद दिख रही है। वो अचानक पीछे हटकर ऐलान करता है कि वो दोनों अभी के अभी सियोल निकल रहे हैं। सारी मजाक मस्ती गायब हो जाती है और वो तुरंत अपने प्लान पर अमल करता है। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है और वो लोग गांव से शहर पहुंच जाते हैं। जंगवुक अब और इंतजार करने के मूड में नहीं था। जब सियुन सबको बाय कह रही होती है तो आंटी मीजा और डोंगवू उसके अचानक जाने पर थोड़े उदास होते हैं। सियुन उन्हें समझाती है कि बगीचे में उसका वक्त बहुत अच्छा गुजरा। घर वाले उसे काम पर लौटने से पहले रेस्ट करने को कहते हैं, पर जंगवुक बड़ी तेजी से उसका सामान कार में लोड कर देता है। गुड बाय कहने के बाद वो ट्रंक बंद करता है और एक झटके में सियुन को पीछे से अपने सीने से चिपका लेता है। आंटी मीजा जब उन्हें डिनर पर बुलाती हैं तो जंगवुक वादा करता है कि तब तक वो सियुन का पूरा ख्याल रखेगा और उसे अच्छे से फीड करेगा। ये सुनकर सियुन की बोलती बंद हो जाती है। जंगवुक सबको शॉक कर देता है कि वो दोनों अभी जा रहे हैं। घर वाले उसके अजीब से फीड करने वाले वादे पर सोच ही रहे होते हैं कि घबराई हुई सियुन बस जल्दी से बाय बोलकर निकल जाती है। जैसे ही वो दोनों ऑर्चर्ड से निकलते हैं, डोंगवू को सारा मामला समझ आ जाता है। वो सोचता है कि क्या ये दोनों अब साथ रहने वाले हैं। आंटी मीजा बस हंस देती हैं और गर्व से कहती हैं कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। कार में सियुन परेशानी में अपनी सीट बेल्ट पकड़े हुए हैं। उसे लगता है कि बगीचे में सबने नोटिस कर लिया कि उनके बीच कुछ चल रहा है। जंगवुक मजाक में पूछता है कि क्या तुम्हें डर है कि उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। सियुन बात साफ करती है कि वो उनके सीक्रेट रिलेशनशिप की बात कर रही है। जंगवुक एक स्माइल के साथ उसे सोने को कहता है और वादा करता है कि वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। गाड़ी एक मॉडर्न बिल्डिंग के सामने रुकती है। सियुन की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो गाड़ी में नहीं बल्कि जंगवुक की गोद में है। जंगवुक उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर पूछता है कि क्या तुम जाग गई हो। होश में आते ही सियुन पूछती है कि हम कहाँ हैं। वो बड़े सुकून से बताता है कि वो उसके अपार्टमेंट में है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, सियुन को एहसास होता है कि वो यहाँ अकेला रहता है। वो शर्म के मारे कहती है कि उसे जगह देना चाहिए था क्योंकि वो भारी है, पर जंगवुक उसकी चिंता को टाल देता है और कहता है कि वो बिल्कुल भारी नहीं है। सियुन बस उसकी बाहों में खामोश रह जाती है। जंगवुक उसे अपनी गोद में बिठाकर एक गहरा किस करता है। सियुन उसकी गर्मी में पूरी तरह खो जाती है। वो उसे कमर से मजबूती से पकड़ लेता है और उसका हाथ सियुन की गर्दन तक जाता है। वो अचानक उसे और पास खींच लेता है। दोनों के बीच अब कोई जगह नहीं बची थी। सियुन वो जंगवुक का फिजिकल रिस्पॉन्स साफ महसूस हो रहा था। वो शर्म से लाल हो जाती है, पर अब वो उसके प्यार में पूरी तरह रिलैक्स थी। जंगवुक तेजी से उसे बेड पर लेटा देता है और अपनी शर्ट उतारकर कन्फेस करता है कि जब से वो कार में सोई थी तब से वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा।
सियोन की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं जब वो बेड के पास तैयार रखे कुछ डिब्बे देखती है। वो सोचती है कि ये कब आए। जुंगवुक उसे एक असली रिवॉर्ड देने का वादा करता है। दोनों की धड़कनें तेज हैं और वो जानते हैं कि इस शांत कमरे में अब क्या होने वाला है। उनके इस मिलन के बाद जुंगवुक सियोन की तारीफ करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। वो मजाक में कहता है कि जैसा मैंने कहा था, तुमने सच में खुद को रोका नहीं। सियोन शर्म से लाल होकर साफ करती है कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। सियोन शर्म से लाल होकर कहती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई। जंगवुक अचानक बहुत ज्यादा केयर दिखाने लगता है और उसे प्यार से कंबल में लपेट देता है ताकि उसे ठंड न लगे। उसकी ये थॉटफुलनेस देखकर सियोन का दिल पिघल जाता है और वो धीरे से पूछती है कि क्या आज की रात बस इतना ही था। जंगवुक एक सीरियस लुक के साथ उसके एकदम पास आता है और बड़े रौब से कहता है कि बिल्कुल नहीं, उनका ये रीयूनियन तो अभी बस शुरू हुआ था। सियोन थोड़ा घबरा जाती है और शिकायत करती है कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, हम पिछली रात भी मुश्किल से सोए हैं। जंगवुक बस एक शातिर स्माइल देता है और सारा इल्जाम सियोन की खूबसूरती पर डाल देता है। वो कहता है कि जब तुम सामने होती हो तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो मजाक में कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारा जो असर होता है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है कि काम पर वापस जाने से पहले एक आखिरी चीज बाकी है, और वो है तुम्हारी टीम लीडर का दिया गया वो स्पेशल गिफ्ट। जंगवुक कहता है कि इतने प्यार से दिए गए तोहफे को उसे ना यूज करना तो बेइंसाफी होगी। ये सुनकर सियोन के होश उड़ जाते हैं। तभी पूरे कमरे में एक हल्की सी बजिंग साउंड यानी थरथराहट की आवाज गूंजती है। जंगवुक ने वो वाइब्रेटिंग डिवाइस निकाल लिया था। जैसे ही वो उस गैजेट को सियोन के पास लाता है, उसकी आंखें हैरानी से फट जाती हैं। उस अजीब फीलिंग से सियोन एकदम सुन्न हो जाती है और बस हकबकाते हुए उसका नाम लेती रहती है। जंगवुक के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। वो उसे कहता है कि अब से तुम मुझे मेरा नाम लेकर नहीं बल्कि असिस्टेंट मैनेजर कहकर बुलाओगी। वो उसे एक बहुत ही डिमांडिंग और अजीब इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे आगे क्या कहना है। जंगवुक के इस नए और बोल्ड गेम को देखकर सियोन का चेहरा शर्म से तमतमा उठता है, पर वो धीरे धीरे उसकी इस अजीब शर्त को मानने लगती है, क्योंकि ये रात अब एक नए और बहुत ही इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी थी, जहां सियोन पूरी तरह जंगवुक के कंट्रोल में थी।